नमस्कार दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे हमारी पृथ्वी का जलमंडल। पृथ्वी की संरचना किससे हुई? पृथ्वी के तीन पार्ट हैं, स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल। और इन तीनों मंडलों में जहां पर जीवन संभव है, जहां तक जीव रहते हैं, इन तीनों को मिला करके बोल दिया जाता है जैव मंडल। तो पृथ्वी की संरचना के अंतर्गत आज अपन पढ़ने वाले हैं जल मंडल, उसके बाद में स्थल मंडल पढ़ेंगे, वायुमंडल है जो पिछले वीडियो में बता दिया था। तो जल मंडल के अंतर्गत अपन पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमारी जो पूरी पृथ्वी है, जल कितना है? हमारी पृथ्वी का पूरा जो क्षेत्रफल है, वो क्षेत्रफल है 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर। हमारी पूरी पृथ्वी, जिसके अंदर पानी भी है, विशाल सागर महासागर भी हैं, तो जमीन के जो महादेश है, महाद्वीप है, वो भी इसके अंतर्गत आते हैं। इसको पाई डायग्राम से अपन देखते हैं तो लगभग 29%, जो कि अपनी जो रीट हुई थी 2013 में टेट, उसके अंदर प्रश्न आया था कि पृथ्वी का स्थलीय भाग का प्रतिशत कितना है, तो कितना है? 29% है। बाकी शेष जो अपनी पृथ्वी है, इसके ऊपर महान विशाल समुद्र और महासागर हैं, यानी कि लगभग 71%, 71% भाग पर जल है, जो कि सागर महासागर और बर्फ के रूप में है, जबकि शेष 29% जो है वो जमीन है। इसका यहाँ से भी आंकड़ा निकाल लेते हैं। लगभग 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है हमारी पूरी पृथ्वी, हमारा पूरा ग्रह, ये इसका क्षेत्रफल है। इसमें से जो 71% अपने निकाला, 51 करोड़ का जो 71% होता है, वो होता है 36 करोड़। लगभग 36 करोड़ वर्ग किलोमीटर में महान सागर महासागर हैं, समुद्र हैं, और जबकि 16 करोड़ वर्ग किलोमीटर में क्या है? 16 में 16 या इसको 15 मान लीजिए, 15 पॉइंट कुछ है, ये हो गया 15 करोड़ वर्ग किलोमीटर में हमारी पृथ्वी है, ये जमीन है, स्थल मंडल आता है। आज अपन अध्ययन करने वाले हैं इसका 71 का है। 29% का अपन अध्ययन करेंगे कल, बाद में करेंगे। पहले अपन 71% भाग है, इसका अध्ययन कर लेते हैं। देखिए, बड़ा काम का है, इंटरेस्टिंग है, समझ में आ जाएगा। देखो जो हमारी पृथ्वी पर 71% भाग जो जल से गिरा है, सागर महासागरों से गिरा है, यानी कि 36 करोड़ किलोमीटर वर्ग किलोमीटर के अंदर है। ठीक है, इसी का अपन जब अध्ययन करेंगे तो ये देखिए, ये जो पानी है, ये पानी दो रूपों में है। एक रूप है लवणीय, एक पानी को बोलते हैं, एक जल का रूप है लवणीय जल, और एक जल का रूप है अलवणीय जल। देखो, अलवणीय जल है, इसको अपन मीठा जल भी कह देते हैं कि भाई ये मीठा पानी है। अब बात करें लवणीय क्यों बना, लवणीय क्या होता है? जब पानी के अंदर लवण की मात्रा घुल जाती है, और उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट है सोडियम क्लोराइड, नमक जिसके अंदर घुल गया, नमक का साधारण नमक होता है, उसका सूत्र भी यही होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया, यानी कि बहुत सारे ऐसे लवण जब इस जल के अंदर घुल जाते हैं तो पानी है, उसमें पानी वो पीने योग्य नहीं रहता है। इसके कारण ये पानी पूरी तरह से लवणीय बन जाता है, और अपने जो महासागर हैं, इन सारे महासागरों में जो जल का रूप है वो है लवणीय। अब ये कितना प्रतिशत है? कुल जल का लवणीय जल है वो है 97.5, लगभग 2.5% पानी बचा है, 2.5 बचा है, यानी 97% 5 जो पानी है हमारी इस पृथ्वी पर %, ये पानी जिसमें लवण घुले हुए हैं, और ये महासागरों में पाया जाता है। ये खारा पानी है, ये काम में लेने योग्य नहीं है महासागरों में। अब शेष कितना बच गया? 2.5, यानी 2.5%। इसको अपन करें, अपन यूँ कहें कि 2.5% जल है वो अलवणीय है, यानी कि जो मीठा है, जिसे काम में लिया जा सकता है। अब इस 2% जल के भी दो भागों में है ये, इसमें लगभग 1.8% भाग, 1.8% भाग, लगभग 2% ही हो गया, ये बर्फ के रूप में जमा हुआ है। पानी तो है, लवणीय तो है,
पीने योग्य तो है, काम लेने योग्य तो है, लेकिन बर्फ के रूप में जमा हुआ है हमारे पोल पर। साउथ पोल पर आपने देखा है कुछ ऊपर भी तैरती हुई बर्फ पाई जाती है, उत्तरी ध्रुव पर भी। शेष जो बच गया, कितना बच गया? 0.7, ये यानी 0.7% जो जल बच गया, ये जल हमारे जलाशयों में है, झीलों के अंदर है, नदियों के अंदर है, या यूं कहें भूमिगत जल के रूप में उपस्थित है। और यही जल है वो आज अपन काम में लेते हैं। इसलिए 0.70 का मतलब क्या हो गया? 0.7 का मतलब ये जल है, इसी जल को अपन काम में लेते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसको एक अपन एक्टिविटी के द्वारा भी समझ सकते हैं। मान लीजिए आपके पास में 100 चम्मच है पानी की, 100 चम्मच पानी की है कि अपन बात करें कि कितना पानी अपन काम में ले सकते हैं। उनमें से मान लीजिए आपके पास में 100 चम्मच पानी की हैं। इन 100 चम्मच में से 97.5 चम्मच आप अलग निकाल दो, यानी कि ये चम्मच तो आप काम में ले ही नहीं सकते, इस पानी को काम में नहीं ले सकते। ये मैं एक्टिविटी इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप जल के प्रति गंभीर हो जाएं कि जल है वो क्यों ज़रूरी है, जल को बचाना क्यों आवश्यक है। यानी कि 98.5 चम्मच इस 100 में से आपने अलग कर दी कि ये तो समुद्र वाला खारा पानी है, इसको तो हम काम में ही नहीं ले सकते हैं। इसके बाद में बची हुई 2.5 चम्मच है, उनमें भी लगभग 2 चम्मच आप अलग कर दीजिए, क्योंकि ये पानी काम में लेने योग्य तो है, लेकिन ये बर्फ के रूप में जमा हुआ है। यानी कि क्या बचा? लगभग आधा चम्मच पानी बचा है, और यही आधा चम्मच पानी जिसे हम रात दिन यूज करते हैं, काम में लेते हैं। देखिए, यदि इसी पानी का उपयोग अपन गलत तरीके से करते रहे, इसका दुरुपयोग पानी का अपन करते रहे, पानी को बचाने के प्रति अपन सतर्क नहीं हुए, तो आने वाले समय में पानी की बहुत बड़ी कमी आ जाएगी। क्योंकि यही आधा चम्मच है, इसी आधा चम्मच को अपन काम में लेते हैं, जो कि कुओं के अंदर, झीलों के अंदर, नदियों के अंदर पाया जाता है। ये एक एक्टिविटी है जल को बचाने के लिए। अब अपन आगे बात कर लेते हैं। ये समझ में आ गया होगा जल किस रूप में है। आगे बात करता हूँ मैं कि ये जलमंडल बना कैसे है। हमारी ये जो पूरी पृथ्वी है, देखिए लाखों करोड़ों अरबों वर्षों पहले ये हमारी पूरी पृथ्वी भी एक गर्म गैस का गोला हुआ करती थी, आग का गोला थी ये। इसके वायुमंडल में, पृथ्वी के जो वायुमंडल था उसके अंदर हाइड्रोजन गैस थी, उसके अंदर नाइट्रोजन थी और ऑक्सीजन थी, जिसकी मात्रा ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा थी। कुछ समय के बाद में धीरे धीरे इन परमाणुओं के बीच में आपस में क्रिया होने लगी और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने मिलकर के H2O का निर्माण किया, पानी का निर्माण कर दिया। इसके अलावा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ने जुड़ करके अमोनिया का निर्माण यहाँ किया। जैसे ही ये जल बना तो ये जल बरस करके हमारी इस पृथ्वी की सतह पर आया, लेकिन पृथ्वी की सतह इतनी गर्म थी कि यह पुनः भाप के रूप में वापस लौट गया। धीरे धीरे लाखों वर्ष बीते और धीरे धीरे हमारी पृथ्वी ठंडी होनी शुरू हुई। जैसे जैसे हमारी पृथ्वी ठंडी हुई, पुनः हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्रिया करके जल का निर्माण हुआ और ये हमारी पूरी पृथ्वी के ऊपर आया, जिससे विशाल महासागरों का निर्माण हमारी पृथ्वी के ऊपर हुआ। एक वेगनर का जो थ्योरी आती है कि महाद्वीप और महासागर कैसे बने, इसके बारे में भी मोटी मोटी मैं बात बता देता हूँ। महासागर और महाद्वीप कैसे बने? कहते हैं कि शुरुआत के अंदर ये कंडीशन थी कि जो हमारा जमीन का जो टुकड़ा था वो एक ही जगह था। ये हमारा बीच वाला टुकड़ा, ये जमीन का टुकड़ा जो था ये एक ही जगह था। जो आज अपन महाद्वीप पढ़ते हैं, ये महाद्वीप के रूप में न होकर के किस रूप, एक ही जगह था। और इसे क्या कहा जाता था? इसे पेंजिया कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पेंजिया कहा जाता था। शेष जो भाग है, इस शेष भाग पर जो विशाल पानी, जो समुद्र बना था, हमारी पृथ्वी के ठंडी होने पर जो पानी बरसा था, वो पूरा का पूरा एक ही जगह था। जो आज अपन 3-4 महासागर पढ़ते हैं, 7 अपन महाद्वीप पढ़ते हैं, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। ये जो शेष भाग था जिसके अंदर पानी था, इस पानी को, इस भाग को कहा जाता था पेंथालासा। क्या कहा गया? पेंथालासा कहा जाता था। यानी कि यहाँ पर किसी प्रकार का कोई महाद्वीप नहीं है, न ही कोई महासागर है।
ये पूरा ज़मीन का टुकड़ा है जिसे पेंजिया कहा है, और पूरा जो समुद्र महासागर जो सागर थे वो पूरा का पूरा पानी एक ही जगह था, इसे पेंथालासा कहा जाता है। चंद्रमा और सूर्य की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है चंद्रमा वाली, और गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण इससे हमारे जो ज़मीन का जो भूखंड था इसका विभाजन हुआ। ये जो अंदर जो ज़मीन जो 29% है इसका बंटवारा हुआ, और बंटवारा होने के कारण ये 2 टुकड़ों के अंदर बदल गई। कैसे 2 टुकड़े, यहाँ देख लीजिए, इसी के 2 टुकड़े कर देता हूँ। ये पेंथालासा है, यहाँ लिख रहा हूँ पेंथालासा। देखिए क्या होता है, ये जो भाग है इसके 2 टुकड़े हो जाते हैं। कैसे कैसे, एक भाग ये और एक भाग ये, 2 भाग हो गए। ये जो शेष क्या था, जिसके अंदर पानी था, समुद्र था। इस प्रकार से ये पूरे के अंदर पानी था। ये 2 टुकड़े हो गए। यहाँ पर अपन पृथ्वी की अपन मानते हैं काल्पनिक रेखा, जिसे अपन विषुवत रेखा कह सकते हैं, या जिसे विषुवत रेखा इक्वेटर। यहाँ 2 भाग बन गए। एक पार्ट ऊपर की तरफ आया जिसे क्या कहा गया, जिसे ये उत्तरी गोलार्ध में आया एक भाग जमीन का, और एक भाग आया दक्षिणी गोलार्ध के अंदर। अब जो चारों तरफ पानी जो समुद्र फैला हुआ था जिसे पेंथालासा कहा गया है, इनके बीच में जैसे जैसे जहाँ जहाँ गैप आया वहाँ वहाँ ये समुद्र वाला पानी बह करके इसके अंदर आया। उसके बाद में ऊपर वाले जो आया, यहाँ पर जो पानी आया, इस पानी को कहा गया, यानी कि जमीन के टुकड़ों के बीच में ऊपरी भाग और नीचे वाले भाग के बीच में जहाँ पर जल आया, जो पानी इनके बीच में आया, जो सागर बना उसे कहा गया टेथिस सागर। क्या कहा गया, टेथिस सागर। ये लो जी। इस प्रकार से जो दक्षिणी उत्तरी गोलार्ध में जो आया इसे कहा गया गोंडवाना लैंड, इसे कहा गया अंगारा लैंड। क्या कहा गया, अंगारा लैंड। और जो उत्तरी भाग में दक्षिणी भाग में आया जमीन वाला टुकड़ा उसे कहा गया गोंडवाना लैंड। गोंडवाना। इसके बाद में दोबारा महाद्वीपों के अंदर दोबारा पुनः उथल पुथल हुई, और उसके आधार पर 7 प्रकार के महाद्वीप बने। कितने, 7 प्रकार के महाद्वीप। अब अपन बात करते हैं महाद्वीप होते क्या हैं, कौन कौन से बने। अपने बोर्ड पे दूसरा नक्शा बना रखा है, और इस नक्शे की तरफ अपन चलते हैं। हाँ, तो जो ऊपर वाला भाग बना अंगारा लैंड, यहाँ अपन आए हैं, इसके ऊपर मैप बना रखा है, विश्व का मैप है जिसके अंदर महाद्वीप और महासागरों को दिखाने का प्रयास किया है। इसके अंदर टाइम ज़्यादा लगता है इसलिए पहले बना दिया। देखिए जो ऊपर वाला भाग जो मैंने अभी आपको बताया था, नाम था अंगारा लैंड। उस अंगारा लैंड से ये महाद्वीप बना, एशिया बना। अंगार लैंड से जब पुनः महाद्वीपों में उथल पुथल हुई और नए सिरे से महाद्वीपीय व्यवस्था हुई तो एशिया बना, और ये बना यूरोप। इन दोनों को मिलाकर के यूरेशिया कहा जाता है। और साथ में ही ये बना उत्तरी अमेरिका। यानी किससे बने ये, अंगारा लैंड से। 3 महाद्वीप हैं, 3 महाद्वीपों का निर्माण इससे हुआ। बीच के अंदर आकर के पानी है वो भर गया, जिसके बारे में पानी भरा, पानी अंदर आ गया, और जिनको अपन महासागरों का नाम देते हैं। ये महासागर जिनके बारे में अभी अपन थोड़ी देर बाद में पढ़ेंगे। बीच में ये पानी भरा हुआ है, यहाँ देख रहे हैं महासागर है। ये जो जहाँ पर टिक टिक नहीं किया हुआ है वो आपके महाद्वीप हैं, और यहाँ टिक टिक किया हुआ डॉट पानी दर्शाया हुआ है। अब ये जो आपकी विषुवत रेखा है, इस विषुवत रेखा के नीचे की तरफ वाला भाग जो मैंने अभी बताया था, दक्षिणी गोलार्ध वाला जो था उसे कहा गया था गोंडवाना लैंड। और गोंडवाना लैंड से 4 महाद्वीपों की उत्पत्ति हुई। एक तो कौन सा, दक्षिणी अमेरिका बना। एक कौन सा बना, अफ्रीका बना। एक कौन सा बना, ये जो नीचे की तरफ है यहाँ दिख नहीं रहा होगा, अंटार्कटिका महाद्वीप जो है ये बना। और उसके बाद में उत्पत्ति हुई ऑस्ट्रेलिया की। इस प्रकार से जो दक्षिणी गोलार्ध के अंदर 4 महाद्वीपों की उत्पत्ति गोंडवाना लैंड से हुई, और 3 महाद्वीप एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका की उत्पत्ति कहाँ हुई, अपने अंगारा लैंड से हुई थी। अब इनकी उत्पत्ति के बाद अब अपन बात करेंगे महासागरों की, कि महासागरों की व्यवस्था किस प्रकार से है। तो यहाँ ये उत्पत्ति हो चुकी है। इन महाद्वीपों को यहाँ पर एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है महाद्वीपों को, फिर वापस वहीं चलेंगे। देखिए
महाद्वीप कितने हैं ये तो आपके समझ में आ गया होगा कि महाद्वीपों की संख्या कितनी है, 7 है। वैसे तो स्थल मंडल करवाऊंगा, उस समय महाद्वीपों के बारे में अपन विस्तार से पढ़ लेंगे, लेकिन अपन एक बार ये देख लेते हैं इनका क्रम कि कौन सा महाद्वीप है वो सबसे बड़ा है, कौन सा छोटा है। क्योंकि जो रीट की जो एग्जाम थी उसके अंदर सीधा प्रश्न आया था, 4 ऑप्शन दिए थे, पूछा था निम्न में से किस जोड़े में सबसे बड़ा और सबसे छोटा महाद्वीप है। ठीक है, और इसीलिए तो यहाँ आप देखिए सबसे जो बड़ा महाद्वीप है उसका नाम है एशिया। एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है। यहाँ आपको यूरोप को छोड़ना है, यूरोप को छोड़ना है, और उसके बाद यूरोप है, ये यूरोप छोटा है, दिख रहा है छोटा सा है, इसलिए यूरोप के आपको नीचे आना है। तो ये कौन सा हो गया, अफ्रीका महाद्वीप, ये 2 नंबर पर रहता है। सबसे बड़ा एशिया है, 2 नंबर पर आपका आता है अफ्रीका। अब 3 नंबर पर आएगा उत्तरी अमेरिका। अब इसी सीध में आप नीचे आ जाइए, 4 नंबर पर आता है दक्षिणी अमेरिका। 5 नंबर पर इसी क्रम में आप चलोगे तो 5 नंबर पर आता है क्या, अंटार्कटिका। और अब 5 से सीधा जैसे ही आप नीचे आओगे तो डायरेक्ट एक ऊपर जो छोड़ा था उसके पास में जाना है, कौन सा था, यूरोप। यानी यूरोप कितने नंबर का है, 6 नंबर का महाद्वीप है। और उसके बाद में यहाँ जो बच गया 7वां, ये कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ये इनका क्रम है, क्योंकि यहाँ से सवाल पूछा गया था, प्रश्न आया था, सबसे बड़ा और सबसे छोटा महाद्वीप। अब आप यहाँ पर एक चीज़ देखिए, ये जो मैप है, इस मैप को अपन 2 मॉडल के रूप में देखते हैं। ग्लोब, हमारी पृथ्वी को जो कि गोल होती है, और जब भी अपन मैप पढ़ते हैं तो पूरा यूँ बिछा देते हैं, ठीक है, जबकि हमारी पृथ्वी ऐसी है ही नहीं। हमारी पृथ्वी गोल है, गोल है, तो इसको अपन गोल कैसे करेंगे। इसको गोल अपन जैसे मान लीजिए ये, इसको अपन सोच रहे हैं कि ये मैप बना रखा है, इसको अपन यूं यूं फोल्ड करेंगे बैक साइड में ऐसे ऐसे, तभी जाकर के एक गोलाई का रूप आएगा। यानी कि ये भाग और ये भाग जब दोनों आपस में मिलेंगे इस तरीके से, तब जाकर के पृथ्वी गोल होगी, तभी गोल बनेगी। यानी कि ये दोनों वाले भाग पीछे की तरफ अपन मोड़ देते हैं। इसका मतलब अब अपन महासागरों को पढ़ने जा रहे हैं कि महासागर होते क्या हैं और कौन कौन से महासागर हैं। तो देखिए, महासागर कई किताबों के अंदर मिलेगा कि महासागरों की संख्या 4 है, तो कई किताबों में मिलेगी 5 है। 4 और 5 में कंफ्यूज किस प्रकार से है, यदि आपके परीक्षा में ही सवाल आ गया महासागरों की संख्या कितनी है, 4 और 5 दोनों ऑप्शन आते हैं, तो उस समय अपने को करना है 4 महासागर हैं। कौन कौन से हैं, तो देखिए यहाँ पर आपको ये जो डॉट डॉट करके मैंने दिखाया है, ये है आपका प्रशांत महासागर। सबसे बड़ा महासागर है ये, सबसे बड़ा महासागर है। जो मैंने कहा था 36 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जल फैला हुआ है हमारे, उस जल का 16.5%, कितना, 16.5% भाग है वो है प्रशांत महासागर का। अब देखो यहाँ से कुछ सवाल आ जाते हैं। प्रशांत महासागर से सवाल आ गया कि भाई ये प्रशांत महासागर कौन से महादेशों के साथ में टच होता है, महादेश या महाद्वीप के साथ में टच होता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ से लगा करके यहाँ तक है, बता सकते हैं आप। देखिए यहाँ पर जो प्रशांत महासागर है, तो ये महाद्वीप कौन सा है, एशिया है, यानी एशिया के साथ में सीमा बनाता है। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के साथ में सीमा बनाता है। अब इसको पीछे की तरफ अपन फोल्ड करते हैं, यानी कि ये जो प्रशांत महासागर है आधा इधर भी है, ये जो भाग आपको पार्ट दिख रहा है ये भी प्रशांत महासागर ही है। यानी कि ये यहाँ आ गया उत्तरी अमेरिका और यहाँ आ गया दक्षिणी अमेरिका, यानी 4 महादेशों के साथ में जुड़ा हुआ है कौन सा महासागर, प्रशांत महासागर। एक बात और अपन देखते हैं, ये जो महासागर हैं ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जबकि महाद्वीप है वो एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं। महाद्वीपों के बीच में पानी है। आप कहीं भी आप नज़र दौड़ा करके देख सकते हैं कि ये जो महासागर है ये आपस में कहीं ना कहीं मिले हुए हैं। अपन और बात कर लेते हैं प्रशांत महासागर के बाद में, कि प्रशांत महासागर है, यहाँ पर इसका टेम्परेचर है वो सबसे ज़्यादा है इस क्षेत्र पे, जहाँ एशिया और ये जो एशिया वाला ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, यहाँ पर तापमान ज़्यादा होने के कारण विश्व के 60% ज्वालामुखी और भूकंप इसी क्षेत्र में आते हैं। इसलिए यहाँ पर एक रिंग बन जाती है इस तट किसके बीच में, प्रशांत महासागर और एशिया वाला महाद्वीप का जो तट है, यहाँ पर
एक आग की रिंग बन जाती है जिसे अपन कहते हैं, यानी सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी आने के कारण इसे कहा जाता है फायर रिंग, अग्नि वलय इसे कहा जाता है। इसके अलावा प्रशांत महासागर में अपन एक और बात कर लेते हैं कि सबसे गहरा गर्त जो है, सबसे गहरा गर्त भी किसमें है? प्रशांत महासागर में ही है। और गर्त क्या होते हैं वो अपन उस बोर्ड पे चलते हैं, अब आपको बताऊंगा गर्त क्या होते हैं। देखिए गर्त होते क्या हैं। वैसे पूरे जो गर्तों की संख्या है वो आपके 57 है, 57 गर्त है। उनमें से टोटल गर्तों की संख्या 57 है, जिनमें से प्रशांत महासागर में गर्त हैं 32। अब यह गर्त क्या होता है? देखिए सीधी सी बात है, जहाँ से इन महासागरों की उत्पत्ति अपन एक जगह से पकड़ेंगे, यानी कि ज़मीन के तट से होकर के, जैसे मान लीजिए ये ज़मीन है, ये महाद्वीप है, ज़मीन का मतलब महाद्वीप है इस साइड में, यहाँ से उत्पत्ति होगी, किसकी उत्पत्ति होगी? यहाँ से समुद्र बनेगा, ये समुद्र है, ऐसे ऐसे अपन यूँ भी इधर से भी लगा सकते हैं। मान लीजिए यहाँ ज़मीन है, ये है, ये देखिए यहाँ पर दो चीज़ें आएंगी, क्या क्या? यानी कि इस प्रकार से ये पानी आ रहा है, ये समुद्र बना है। गर्त कहाँ बन रही है? देखिए यानी कि जमीन के महाद्वीप के जिस पार्ट से समुद्र की उत्पत्ति हो रही है, जहाँ से यानी पानी है, तो आपने देखा होगा कि अपन झील तालाब इनमें भी देखते हैं किनारों के ऊपर क्या होता है कि पानी का स्तर ऊंचा ही रहता है। लेकिन जैसे जैसे अपन बीच की तरफ, नीचे की तरफ जाते जाते हैं, अंदर की तरफ, तो पानी है वो धीरे धीरे क्या होने लगता है? गहरा होता चला जाता है। तो यहाँ इसको बोला जाता है, यानी जो क्षेत्र इस महाद्वीप का, जो क्षेत्र जहाँ से पानी शुरुआत हुई है, पानी में डूबा हुआ है, उसे कहा जाता है जलमग्न तट। महाद्वीप का जलमग्न तट कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? महाद्वीप का जलमग्न तट कहा जाता है। इसके बाद में जैसे ही और थोड़ा सा आगे जाता है तो यहाँ से एक ढलान स्टार्ट हो जाती है। ये ढलान स्टार्ट हुई है, इस ढलान को बोलते हैं महाद्वीपीय ढाल। क्या बोल दिया? महाद्वीपीय ढाल जिसे बोल दिया गया है। ठीक है, क्या बोल दिया? महाद्वीपीय ढाल। इसके बाद में जाने के बाद में धीरे धीरे क्या होगा? एक सपाट क्षेत्र आएगा, यानी कि लगभग जैसे हमारी पृथ्वी के ऊपर, जमीन के ऊपर जो मैदानी भाग होते हैं, यानी न ऊबड़ खाबड़ नहीं है, ज़्यादा गहरा भी नहीं, यानी कि इस ढलान का या फिर अपन महाद्वीप का ये जो औसत ऊंचाई है, जो निचाई है, और गर्त की जो है, उन दोनों के बीच का एक लेवल आता है। मान लीजिए ये है इसका सबसे ऊपर वाला बिंदु था, और ये गर्त है, ये सबसे नीचे वाला बिंदु है। जब ये बीच वाला पार्ट है जो औसत है, इस औसत को कहा जाता है महासागरीय मैदान। क्या कहा जाता है? महासागर। जो यहाँ से यहाँ तक अपन बता सकते हैं, ये रहा, ये रहा, ये क्या आ गया? महासागरीय मैदान। यानी दोबारा देख लीजिए, सबसे पहले जहाँ से महाद्वीपों से जल है वो निकल रहा है, या महासागर जहाँ से जुड़े हुए हैं, वो भाग कहलाता है जलमग्न तट। जैसे जैसे अंदर की तरफ हो जाते हैं वैसे वैसे ढलान बनती है, उसे बोलते हैं महाद्वीपीय ढाल। क्या बोल दिया? महाद्वीपीय ढाल। उसके बाद में एक सपाट जगह आती है जिसे कहा जाता है महासागरीय मैदान, और अंत में जाकर के एक गहरी खाई बन जाती है, उस खाई को कहा जाता है गर्त। क्या कहा जाता है? गर्त। और जो गर्त हैं, टोटल महासागरों के अंदर गर्त कितनी हैं? 57 गर्त हैं, जिनमें से प्रशांत महासागर में 32 गर्त पाई जाती हैं। और कई बार परीक्षा में प्रश्न आता है सबसे गहरी गर्त कौन सी है, तो सबसे गहरी गर्त का नाम है मेरियन गर्त। क्या नाम है? मेरियन गर्त। कहेंगे कितनी है, तो ये मीटर में अपन नापते हैं इसको। कई किताबों में 11.022 लिखा हुआ आता है मीटर, तो कई किताबों में 11.033 मीटर ये भी आता है। एक बार परीक्षा के अंदर प्रश्न आया था कि सबसे गहरी गर्त अपनी यही है, 11,033 सबसे गहरी गर्त है। एक बार परीक्षा के अंदर प्रश्न आया था कि सबसे पृथ्वी का ऐसा सबसे नीचे वाला भाग और सबसे ऊंचे वाले भाग के बीच की दूरी कितनी है,
तो ये सबसे नीचे वाला भाग है 11.33। मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी की धरातल है, इस धरातल के नीचे की तरफ ये मेरियन गर्त आ गई जो कितनी 11,022 मीटर यानी लगभग 11 किलोमीटर है, नीचे गहराई में 11 किलोमीटर है। और अपने देखा है कि सबसे पृथ्वी का जो ऊंचा भाग है वो है आपकी माउंट एवरेस्ट, जिसकी लगभग ऊंचाई है 8,848। ठीक है, बढ़ गई है घट बढ़ गई लगभग अपन 8,000, इसको अपन कर सकते हैं 9 किलोमीटर मान सकते हैं। लगभग कितना मान लिया 9 किलोमीटर। तो 9 और 11 कितने होते हैं? परीक्षा में प्रश्न आया था कि सबसे निम्न बिंदु और सबसे उच्च बिंदु के बीच की दूरी कितनी है, तो इसमें किलोमीटर में पूछा था। तो 11 किलोमीटर नीचे होगी, 9 ऊपर है, दोनों को जोड़ देते हैं तो कितनी आई 20 किलोमीटर की दूरी है सबसे निम्न वाले पॉइंट और सबसे उच्च पॉइंट के बीच की। तो ये हो गया गर्त। अब अपन देखते हैं कि महाद्वीप क्या होता है, द्वीप क्या होते हैं, और सॉरी महाद्वीप नहीं है, सागर, महासागर और खाड़ी। अपने कई बार देखा ना खाड़ी, जैसे बंगाल की खाड़ी है वगैरह है। ये देखिए बात कर लेते हैं सागर। सागर क्या होते हैं? महासागर तो है, सभी को पता है, 4 महासागर हैं। सागर क्या होते हैं? सागर वो होते हैं जो क्या हैं कि दो तरफ से, तो किससे जमीन से घिरे हुए होते हैं, और एक तरफ क्या होगा जिनके पूरी तरह से पानी होता है ना। वो पार्ट को क्या कह दिया जाता है? सागर कह दिया जाता है। अब अपन उधर चलते हैं, प्रशांत महासागर जो है इसके बारे में कुछ और बातें आती है कि इसका आकार कैसा होता है। तो प्रशांत महासागर का आकार, चलते चलते, प्रशांत महासागर का आकार जो है वो त्रिभुज के आकार का है परीक्षा में। तो यह हो गया आपका प्रशांत महासागर, त्रिभुज के आकार का है। इसके बाद में मेरियन गर्त जो सबसे गहरा गर्त है वो भी प्रशांत महासागर में पाया जाता है। एक चीज बात और है, यहाँ पर ग्रेट बैरियर रीफ पाई जाती है, परवाल भित्ति है जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के जो सतह पर है और प्रशांत महासागर से जुड़ी हुई है। क्या होता है? तो समुद्र के अंदर कोरल नाम का छोटे छोटे कीड़े पाए जाते हैं, उनके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का कंकाल होता है। जब ये जीव छोटे छोटे जीव मर जाते हैं तो एक साथ मरते हैं, और इनका जो कवर था कैल्शियम कार्बोनेट था वो एक दीवार सी बना देता है जिसे कहा जाता है ग्रेट बैरियर रीफ। और ये कहाँ पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है इसकी सीमा से सटी हुई, और साथ में महासागर से पूछे तो अपन कहेंगे प्रशांत महासागर, जिसे कोरल भी कहा जाता है, कोरल। ठीक है, ग्रेट परवाल भित्ति अपन जिसको कहते हैं, परवाल भित्ति। तो ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पाई जाती है? यहाँ पाई जाती है। परवाल वैसे समुद्र के अंदर ये जीव मरते रहते हैं और परवाल बनता रहता है, लेकिन सबसे बड़ा परवाल कहाँ है? वो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है। तो ये सारी चीजें हैं प्रशांत महासागर से हो गई। अब अपन बात करते हैं दूसरा जो महासागर आता है आपका, वो है दूसरा जो बड़ा, पहला कौन सा हो गया? प्रशांत महासागर हो गया, और जो दूसरा महासागर है वो है अंटार्कटिका महासागर। ये रहा अंटार्कटिका। कहाँ से शुरू हो रहा है? देखिए ये इस क्षेत्र से शुरू हो रहा है डॉट डॉट करके, और ये यूं आया और यूं यहाँ तक, यानी कि अपन यूं कहे तो ये एक एस का रूप ले रहा है। किसका रूप ले रहा है? एस का रूप ले रहा है। यानी प्रशांत महासागर कैसा था? त्रिभुज के आकार का। अंटार्कटिका महासागर है वो किस प्रकार का है? अंटार्कटिका महासागर है वो एस के आकार का है। इसे अंध महासागर भी कहा जाता है। बहुत सारी विशेषताएं हैं जो आप किताबों में पढ़ सकते हैं। इसे अंध महासागर भी कहा जाता है, और भूमध्य रेखा इसे 2 भागों में बांटती है। कैसे? ऊपर की तरफ उत्तरी अंटार्कटिका महासागर है। अब देखो एक बड़ी समस्या आती है जिसके अंदर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। 3 शब्द हैं, आर्कटिक है, अंटार्कटिक है और अंटार्कटिक है। अंटार्कटिक है यानी जहां पर लय आएगा, लय किस में आता है? जल में आता है। यानी जल यानी महासागर, यानी अंटार्कटिका एक महासागर है, जबकि अंटार्कटिका जिसमें लय नहीं आता, अंटार्कटिका है वो क्या है? एक महाद्वीप है। जबकि 5वां महासागर, उसे कई किताबों के अंदर उसे 5वां महासागर भी गिना जाता है, लेकिन मेन कौन है? अंटार्कटिका, जिसके अंदर लय आएगा। ये दूसरा बड़ा क्या है? दूसरा बड़ा महासागर है, ये रहा। अब अपन बात करते हैं कि साहब तीसरा जो बड़ा महासागर है उसका क्या नाम है?
तो तीसरा महासागर है, तीसरे से पहले अपन इसमें एक चीज और देख लेते हैं, क्षेत्रफल कितना है इसका 16.8 था, तो इसका आप आधा कर दीजिए, इसका है 8.5, ये 8.2% लगभग, 16 का आधा कर लो आप, 8.2 यानी कि 16.16% क्षेत्र में फैला हुआ है ये, तो 2 नंबर पर आ गया उत्तरी, ये अपना अंटार्कटिका महाद्वीप महासागर। अब तीसरा कौन सा है, तो यहां देखिए ये जमीन आ गई, ये महादेश आ गया, यहाँ यूरोप महादेश आ गया, यहाँ अफ्रीका महादेश आ गया, ये पानी था। और अपन आगे बढ़ते हैं तो यहाँ क्या है, ये आपको दिख रहा है, यहां से एक एम का रूप आपको दिख रहा होगा, एम, और यहाँ ये यदि विषुवत रेखा है तो यहाँ लगभग इसका उत्तरी सिरा कहाँ है, कहाँ तक फैला हुआ है, उत्तरी सिरा फैला हुआ है इसका अपने कर्क रेखा पर। ये कहाँ कौन सी रेखा आती है, कर्क रेखा आती है। वैसे अक्षांश देशांतर का एक वीडियो अलग से बनाना है। विषुवत रेखा है, यहाँ से एक काल्पनिक रेखा गुजरती है 23.5 पर, उसे क्या कहते हैं, कर्क रेखा, और यही 23.5 पे यदि दक्षिण में गुजरती है तो उसे कहते हैं मकर रेखा। तो इसका उत्तरी सिरा कहाँ है, इसका उत्तरी सिरा है कर्क रेखा से टच होता हुआ, और यह है एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसका नाम किसी देश के नाम पर किया गया है, रखा गया था। यहाँ पर हमारा भारत है, हिंदुस्तान है, और हिंदुस्तान से ही इसे का नाम लिया गया हिंद महासागर। इसे रत्नाकर भी कहा गया था, स्टार्टिंग में क्या कहा गया था, वैसे रत्नाकर समुद्र का क्या है, एक पर्यायवाची शब्द भी है। इसका आकार प्रशांत महासागर त्रिभुज के आकार का, अंटार्कटिका महासागर का आकार है वो आपके एस के आकार का, जबकि हिंद महासागर है उसका आकार कैसा है, एम के आकार का है। ये यहां फैला हुआ। अब आपसे कोई पूछे कि हिंद महासागर कौन से महादेशों के साथ में सीमा बनाता है, महाद्वीपों के साथ में या महादेशों के साथ में, तो आप बता सकते हो कि साहब इस साइड में तो ये ऑस्ट्रेलिया को टच कर रहा है, यहां पर किसको कर रहा है, एशिया को टच में कर रहा है, यहां पर किसको टच कर रहा है, आपके अफ्रीका को टच कर रहा है। ऑप्शन में आए कि उत्तरी अमेरिका किसके साथ में सीमा नहीं बना था, ऑप्शन आ गया उत्तरी अमेरिका, 3 आ गए ये, तो आप कौन सा कर दोगे, उत्तरी अमेरिका। ये तीसरा है। इसका जो क्षेत्रफल है पहले का 16.5, इसका 8.2, तो एक और कम करना है बस, इससे कितना है 7.2 की जगह 3 कर दो, 7.3% भाग पर कुल समुद्र का जो क्षेत्र है उसका 7.3% भाग पर क्या फैला हुआ है, हिंद महासागर फैला हुआ है। बहुत सारे प्रश्न इनसे बनते हैं जो किताबों के अंदर भी लिखे हुए मिलेंगे, और अलग से इसका वीडियो बनाएंगे, एक एक के बारे में और बताएंगे। अब लास्ट अपन देखते हैं, ऊपर ही ऊपर है वो है आर्कटिक, यानी कि ये सबसे ठंडा महाद्वीप है, सबसे ठंडा महाद्वीप महासागर है, सॉरी महासागर है, क्योंकि जैसे ही ध्रुव की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, पोल नॉर्थ पोल की जाएंगे, नॉर्थ पोल की तरफ जाएंगे, वैसे वैसे क्या होगा, तापमान क्या होता जाएगा, कम होता चला जाएगा। इसलिए सबसे ठंडा महासागर है ये, और अधिकांशतया इस महासागर में पानी है वो बर्फ के रूप में, बर्फ के टुकड़ों के रूप में तैरता रहता है। इससे ज्यादा प्रश्न कुछ आते नहीं हैं। ये कितने नंबर का आया, ये 4 नंबर का आया। कितने नंबर का है, 4 नंबर का, और ये लगभग 1.5% कुल भाग का 1.5% भाग है ये बनाता है आर्कटिक। अब आगे अपन बात कर लेते हैं इसका आकार कैसा होता है, तो इसका आकार है डी के आकार का होता है, इंग्लिश में जो डी लिखते हैं डी के आकार का है। तो कुल मिलाकर के हमारी पृथ्वी पर ये 4 महासागर हैं। नक्शे की व्यवस्था कुछ इस प्रकार से, यहाँ आप देख रहे हो, यहाँ पर है ये आपका ग्रीनलैंड है, सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। ये यूरोप, एशिया महाद्वीप और महासागर की व्यवस्था कुछ इस प्रकार से है। आगे आने वाले समय में, आगे आने वाले वीडियो में आपको इनके बारे में और बहुत सारी चीज़ें हैं वो देखने को मिलेगी। आप किताब का भी सहारा लीजिए, नोट्स का भी सहारा लीजिए, और मुझे आशा है कि आपको बेसिक चीज़ समझने में ये वीडियो है बड़ा कारगर साबित हुआ होगा, या जैसे ही आप देखोगे तो आपको इससे बहुत कुछ चीज़ें हैं वो सीखने को मिलेगी, आपका बेस है वो मजबूत होगा। इसी आशा के साथ अगले नए वीडियो में अपन मिलेंगे। कुछ इन महासागरों की विशेषताएं जो और मुझे जो मैटर मिलेगा उसको बताएंगे, और उसके बाद में आपका पृथ्वी का स्थल मंडल पढ़ेंगे, यानी कि रीट में जो पृथ्वी की संरचना से संबंधित सवाल आने वाले हैं, और अधिकांश जो सवाल हैं वो ऊपर ऊपर से पूछे जाते हैं। तो ऊपर ऊपर मोटा मोटी आपको जानकारी है वो दे दी गई है,
फिर अपन महाद्वीपों को पढ़ेंगे, कौन सा पर्वत कहाँ है, ऊंचा कौन सा है, नीचा कौन सा है, ज्वालामुखी कौन से हैं, बहुत सारी चीज़ें अपन पढ़ेंगे। तब तक नमस्कार, जय हिंद।